हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का, जिसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं आज इकोनॉमिक। तो इसमें आज है चैप्टर 5। तो इसके पहले चैप्टर 1 से लेकर 4 तक करा दिया गया है। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। देखिए, हमने इसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ताकि बेस मजबूत रहे इकोनॉमिक का, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, कैसे है। ठीक है। और कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ने से पहले एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। देखिए, इसमें से ही ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं तो आपको तो पढ़ना कंपलसरी ही है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बाजार संतुलन। यह अध्याय 2 और 4 के नींव पर आधारित है। यानी अगर आप लोगों ने 2 और 4 देखा है तो इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जिनमें हमने उपभोक्ता तथा फर्म के व्यवहार को कीमत स्वीकारक के रूप में अध्ययन किया है। अध्याय 2 में हमने देखा कि किसी वस्तु के लिए एक व्यक्ति विशेष की मांग वक्र हमें वस्तु की उस मात्रा को बताती है जिसे एक उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने को इच्छुक है, जबकि कीमत दी हुई है। बाजार मांग वक्र में हमें बताती है कि समस्त उपभोक्ता मिलकर विभिन्न कीमतों पर वस्तु की कितनी मात्रा खरीदने के इच्छुक हैं, जबकि प्रत्येक के लिए कीमत दी हुई है। अध्याय 4 में हमने देखा कि एक व्यक्तिगत फर्म का पूर्ति वक्र हमें एक वस्तु की उस मात्रा को बताता है जिसे कि एक लाभ अधिकतम करने वाली फर्म विभिन्न कीमतों पर बेचने को इच्छुक होगी, जबकि कीमत दी हुई है। तथा बाजार पूर्ति वक्र हमें विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की उस मात्रा को बताती है जिसे सभी फर्में सम्मिलित रूप से पूर्ति करने की इच्छुक होंगी, जबकि प्रत्येक फर्म में इस कीमत दी हुई है। तो चलिए यहाँ पर पहला देखते हैं, संतुलन, अधिमांग, अधिपूर्ति। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में स्वहित के उद्देश्यों से कार्य करने वाले क्रेता तथा विक्रेता होते हैं। अध्याय 2 तथा 4 में आपने देखा है कि उपभोक्ताओं का उद्देश्य अपने अपने अधिमान को अधिकतम करना तथा फर्मों का उद्देश्य अपने अपने लाभों को अधिकतम करना है। संतुलन की व्यवस्था में उपभोक्ता तथा फर्म दोनों के उद्देश्य संगत होते हैं। संतुलन को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां बाजार में सभी उपभोक्ताओं तथा फर्मों की योजनाएं सुमेलित हो जाती हैं और बाजार रिक्त हो जाता है। संतुलन की स्थिति में जिस कुल मात्रा का विक्रय करने की सभी फर्में इच्छुक हैं, वह उस मात्रा के बराबर होता है जिसे बाजार में सभी उपभोक्ता खरीदने के इच्छुक हैं। दूसरे शब्दों में बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर होती है। ऐसी स्थिति में बाजार रिक्त हो जाता है और न ही फर्म और न ही उपभोक्ता विचलित होना चाहते हैं। जिस कीमत पर संतुलन स्थापित होता है उसे संतुलन कीमत कहते हैं। यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में अधिपूर्ति कहलाती है। यदि उस कीमत पर बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक है तो उस कीमत बाजार अधिमांग कहलाती है। अतः पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में संतुलन को वैकल्पिक रूप में शून्य अधिमांग शून्य अधिपूर्ति स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जब कभी बाजार पूर्ति मांग के समान नहीं हो और इसलिए बाजार में संतुलन नहीं हो तो कीमत में परिवर्तन की प्रवृत्ति होगी। देखिए यहाँ पर है संतुलन में बाहरी व्यवहार। एडम स्मिथ के समय 1723 से 1790 से यह मान्यता रही है कि जब भी बाजार में असंतुलन होता है तो पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में एक अदृश्य हाथ कीमतों में परिवर्तन कर देता है। हमारी अंतर्दृष्टि भी यह कहती है कि अदृश्य हाथ अधिमांग की स्थिति में कीमतों में वृद्धि तथा अधिपूर्ति की स्थिति में कीमतों में कमी करेगा। संपूर्ण विश्लेषण में हमारी यह मान्यता रहेगी कि इस अदृश्य हाथ की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अतिरिक्त हम यह भी मानेंगे कि इस प्रक्रिया के द्वारा अदृश्य हाथ संतुलन स्थापित करता है। यह मान्यता इस पुस्तक के सभी चर्चाओं में रहेगी। तो इसमें पहला पॉइंट आता है बाजार संतुलन, फर्मों की स्थिर संख्या। आपको याद होगा अध्याय 2 में हमने कीमत स्वीकारक उपभोक्ताओं के लिए बाजार मांग वक्र तथा अध्याय 4 में कीमत स्वीकारक फर्मों की स्थिर संख्या की मान्यता पर बाजार पूर्ति वक्र की व्युत्पत्ति की है। इस खंड में फर्मों की स्थिर संख्या के आधार पर इन दो वक्रों की सहायता से यह देखेंगे कि पूर्ति तथा मांग शक्तियाँ किस प्रकार बाजार में संतुलन के निर्धारण के लिए एक साथ कार्य करती हैं। हम यह भी अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार मांग तथा पूर्ति वक्रों में शिफ्ट के कारण संतुलन कीमत तथा मात्रा में परिवर्तन होता है। रेखाचित्र 5.1 में देखेंगे कि स्थिर संख्या फर्मों वाले एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में संतुलन दर्शाता है और यहाँ किसी वस्तु के लिए एसएस बाजार पूर्ति वक्र को तथा डीडी बाजार मांग वक्र को दर्शाता है। बाजार पूर्ति वक्र एसएस वस्तु की उस मात्रा को दर्शाता है जिसकी पूर्ति
विभिन्न कीमतों पर फर्में करने की इच्छुक होती हैं और मांग डी वक्र उस मात्रा को दर्शाता है जिसकी मांग विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता करने के इच्छुक हैं। अब आगे आता है मांग शिफ्ट। रेखा चित्र 5.2 में पर विचार कीजिए, जिसमें फर्मों की संख्या स्थिर होने पर मांग शिफ्ट का प्रभाव दर्शाया गया है। यहाँ आरंभिक संतुलन बिंदु ई है, जहाँ बाजार मांग वक्र डी तथा बाजार पूर्ति वक्र एस एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि क्यू तथा पी क्रमशः संतुलन मात्रा तथा कीमत दर्शाते हैं। मान लीजिए कि बाजार मांग वक्र पूर्ति वक्र के एस पर स्थिर रहने पर दाईं ओर डी पर शिफ्ट हो जाता है, जैसा कि पैनल ए में दर्शाया गया है। यह शिफ्ट बताता है कि किसी भी कीमत पर मांगी गई मात्रा पहले से अधिक है। देखिए यहाँ पर जैसे दर्शाया गया है, देख लीजिए कीमत यहाँ पे है, नीचे मात्रा है, किस प्रकार दर्शाया गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक समान सिद्धांत के विकास के पश्चात अब हम यह समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं कि किस प्रकार पूर्व चर्चित कारकों में परिवर्तन के कारण मांग वक्र तथा संतुलन मात्रा और संतुलन की कीमत प्रभावित होते हैं, जिनका वर्णन अध्याय 2 में भी किया गया है। विशेष रूप से हम उपभोक्ता की आय में वृद्धि तथा उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि के संतुलन पर प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। मान लीजिए उपभोक्ताओं के वेतन में वृद्धि के कारण उनकी आय में वृद्धि हो जाती है। यह संतुलन को किस प्रकार प्रभावित करेगी? आय में वृद्धि के कारण उपभोक्ता को कुछ वस्तुओं पर अधिक पैसा खर्च करना पड़ सकता है, किंतु द्वितीय अध्याय में हमने देखा कि उपभोक्ता आय में वृद्धि होने पर निम्न स्तरीय वस्तुओं पर कम व्यय करेंगे, जबकि एक सामान्य वस्तु के लिए जहां सभी वस्तुओं की कीमत तथा उपभोक्ता की रुचि तथा अधिमान स्थिर है, प्रत्येक कीमत वृद्धि पर हम वस्तु की मांग में वृद्धि की अपेक्षा करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप बाजार मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ हम कपड़े जैसी एक सामान्य वस्तु का उदाहरण लेते हैं, जिसकी मांग उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ बढ़ती है तथा इसके कारण मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाती है। तथापि इस आय वृद्धि का पूर्ति वक्र पर कोई भी प्रभाव नहीं होता, जो केवल फर्मों की प्रौद्योगिकी से संबंधित कारकों में अथवा उत्पादन लागत में कुछ परिवर्तनों के कारण शिफ्ट होता है। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश बाजार में वस्त्रों के उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर जैसे जैसे उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होती है, वस्त्रों की मांग में प्रत्येक कीमत पर वृद्धि होगी, अतः मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी, परंतु उपभोक्ताओं की संख्या में यह वृद्धि पूर्ति वक्र पर कोई प्रभाव नहीं डालती, क्योंकि पूर्ति वक्र केवल फर्मों के व्यवहार संबंधित प्राचलों में परिवर्तन अथवा फर्मों की संख्या में वृद्धि के कारण ही शिफ्ट हो सकती है, जैसा कि अध्याय 4 में बताया गया है। अब आता है पूर्ति शिफ्ट। रेखाचित्र 5.3 में हम पूर्ति वक्र में शिफ्ट का प्रभाव संतुलन कीमत तथा मात्रा पर देखते हैं। मान लीजिए आरंभ में बिंदु ई पर बाजार संतुलन में है, जहां बाजार मांग वक्र डी बाजार पूर्ति वक्र एस को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करता है कि संतुलन कीमत पी तथा संतुलन मात्रा क्यू है। अब मान लीजिए कि किसी कारण बाजार पूर्ति वक्र एस पर बाईं ओर शिफ्ट होता है और मांग वक्र अपरिवर्तित रहता है, जैसा कि पैनल ए में दर्शाया गया है। इस शिफ्ट के कारण प्रचलित कीमत पी पर बाजार में पी के बराबर अधिमान होगी। कुछ उपभोक्ता जो वस्तु को प्राप्त करने में असमर्थ हैं अधिक कीमत भुगतान करने के इच्छुक होंगे तथा बाजार कीमत में वृद्धि प्रवृत्ति होगी। यहाँ पर आप लोग रेखाचित्र को देख सकते हैं। देखिए किस प्रकार कीमत और मात्रा में वृद्धि हो रही है। देखिए इसका देखते हैं। आरंभ में बाजार संतुलन ई पर है, पूर्ति वक्र के बाईं ओर से शिफ्ट के कारण नया संतुलन बिंदु जी है, जैसा कि पैनल ए में दर्शाया गया है, और दाईं ओर शिफ्ट के कारण नया संतुलन बिंदु एफ पर है, जैसा कि पैनल बी में दर्शाया गया है। दाईं ओर शिफ्ट के साथ साथ संतुलन में मात्रा में वृद्धि होती है तथा कीमत घटती है, जबकि बाईं ओर शिफ्ट के साथ संतुलन मात्रा घटती है तथा पी कीमत में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर आगे दिया है मांग तथा पूर्ति का एक साथ शिफ्ट। जब मांग तथा पूर्ति वक्रों में एक साथ शिफ्ट होता है तब क्या होता है? एक साथ शिफ्ट 4 संभावित प्रकार से हो सकता है। मांग तथा पूर्ति वक्र दोनों का दाईं ओर शिफ्ट, मांग तथा पूर्ति वक्र दोनों का बाईं ओर शिफ्ट, पूर्ति वक्र का बाईं ओर तथा मांग वक्र का दाईं ओर शिफ्ट, पूर्ति वक्र का दाईं ओर तथा मांग वक्र का बाईं ओर शिफ्ट। संतुलन कीमत तथा मात्रा का प्रभाव सभी 4 स्थितियों में तालिका 5.1 में दर्शाया गया है। तालिका की प्रत्येक पंक्ति उस दिशा को बताती है जिसमें प्रत्येक संभव मांग तथा पूर्ति वक्रों में एक साथ शिफ्ट संयोग के लिए संतुलन कीमत तथा मात्रा में परिवर्तन होगा। दृष्टांत के लिए तालिका की द्वितीय पंक्ति से हम यह कह सकते हैं कि मांग तथा पूर्ति वक्र दोनों में दाईं ओर शिफ्ट के कारण संतुलन मात्रा में निश्चित रूप से वृद्धि होती है, परंतु संतुलन कीमत में वृद्धि हो सकती है अथवा
गिरावट हो सकती है अथवा वह अपरिवर्तित भी रह सकती है। वास्तविक दिशा जिसमें कीमत अपरिवर्तित होगी वह शिफ्ट के परिणाम पर निर्भर करेगी। शिफ्ट के परिणाम में परिवर्तन करके इस स्थिति के लिए आप स्वयं जांच करें। पहले दो स्थितियों में जो तालिका की पहली दो पंक्तियों में दर्शाए गए हैं संतुलन मात्रा पर प्रभाव स्पष्ट है, परंतु संतुलन कीमत में परिवर्तन किसी भी दिशा में हो सकता है जो शिफ्ट के परिणाम पर निर्भर करेगा। अगले दो स्थितियों में जो तालिका की अंतिम दो पंक्तियों में दर्शाए गए हैं कीमत पर प्रभाव स्पष्ट है, जबकि मात्रा में प्रभाव दोनों वक्रों में शिफ्ट के परिणाम पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर तालिका दिया गया है शिफ्ट का संतुलन पर प्रभाव। देखिए जैसे मांग में शिफ्ट, पूर्ति में शिफ्ट, मात्रा और कीमत। तो बाईं ओर कमी, वृद्धि, कीमत में वृद्धि कमी अथवा अपरिवर्तित हो सकती है। तो इसको पूरा पढ़िए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर आप लोग रेखाचित्र को भी दे सकते हैं। तो रेखाचित्र मांग तथा पूर्ति के एक साथ शिफ्ट में है। आरंभ में संतुलन ई पर है जहाँ मांग वक्र डी तथा पूर्ति वक्र एस एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। पैनल ए में मांग व पूर्ति वक्र दोनों दाईं ओर शिफ्ट होती है। कीमत अपरिवर्तित रहती है किंतु यह उच्च संतुलन मात्रा पर होती है। पैनल बी में पूर्ति वक्र दाईं ओर तथा मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट होती है। मात्रा अपरिवर्तित रहती है किंतु यह निम्न कीमत संतुलन पर होती है। देख सकते हैं यहाँ पर आप। अब दूसरा पॉइंट आता है बाजार संतुलन, निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन। पिछले खंड में बाजार संतुलन का अध्ययन इस मान्यता पर किया गया कि फर्मों की संख्या स्थिर है। इस खंड में हम बाजार संतुलन का अध्ययन करेंगे। तो प्रवेश तथा बहिर्गमन की मान्यता से क्या अभिप्राय है? इस मान्यता से अभिप्राय है कि उत्पादन में बने रहकर संतुलन में कोई भी फर्म न अधिसामान्य लाभ अर्जित कर सकती है और न हानि उठाती है। दूसरे शब्दों में संतुलन कीमत फर्मों की न्यूनतम औसत लागत के बराबर होगी। यह देखने के लिए कि ऐसा क्यों है, मान लीजिए प्रचलित बाजार कीमत पर प्रत्येक फर्म अधिसामान्य लाभ अर्जित कर रही है। अधिसामान्य लाभ अर्जित करने की संभावना नई फर्मों को आकर्षित करेगी। जैसे ही कई फर्में बाजार में प्रवेश करती हैं, पूर्ति वक्र दाहिने ओर को शिफ्ट हो जाती है, लेकिन मांग अपरिवर्तित रहती है। इसके फलस्वरूप बाजार कीमत गिर जाती है। जैसे ही कीमतें गिरती है, अधिसामान्य लाभ समाप्त हो जाते हैं। इस बिंदु पर जहां सभी फर्में बाजार में सामान्य लाभ अर्जित कर रही है, किसी और फर्म के प्रवेश के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होगा। पिछले अध्याय में हमने देखा कि जब हम कीमत न्यूनतम औसत लागत से अधिक है, फर्में अधिसामान्य लाभ अर्जित करेंगी तथा न्यूनतम औसत लागत से कम कीमतों पर सामान्य से कम लाभ प्राप्त करेंगी। अतः न्यूनतम औसत लागत से अधिक कीमतों पर नई फर्में प्रवेश करेंगी तथा न्यूनतम औसत लागत से कम कीमतों पर विद्यमान फर्में बहिर्गमन करेंगी। फर्मों की न्यूनतम औसत लागत के बराबर कीमत स्तर होने पर प्रत्येक फर्म साधारण लाभ अर्जित करेगी तथा नई फर्में बाजार में प्रवेश के लिए आकर्षित नहीं होंगी। अतः फर्मों के निर्बाध तथा बहिर्गमन से अभिप्राय है कि बाजार कीमत सदैव न्यूनतम औसत लागत के बराबर होगी। तो यहाँ पर उदाहरण है कुछ, इसके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं मांग में शिफ्ट। देखिए जो ज़रूरत है हम लोग सिर्फ वही पढ़ रहे हैं, बाकी को स्किप करते चल रहे हैं। तो मांग में शिफ्ट, आइए देखते हैं कि जब फर्में बाजार में निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन कर सकती हैं तो संतुलन कीमत तथा मात्रा पर मांग में शिफ्ट का क्या प्रभाव पड़ता है। पूर्व खंड में हमें ज्ञात हुआ कि फर्मों के निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन से अभिप्राय है कि सभी परिस्थितियों में संतुलन कीमत विद्यमान फर्मों की न्यूनतम औसत लागत के बराबर होगी। इस स्थिति में यदि बाजार मांग वक्र किसी भी दिशा में शिफ्ट होता है तो नए संतुलन पर बाजार उसी कीमत पर इच्छित मात्रा की पूर्ति करेगा। अब मान लीजिए कि मांग वक्र किसी कारणवश दाईं ओर शिफ्ट होती है। बिंदु पी पर वस्तु की कीमत अधिमांग होगी। कुछ असंतुष्ट उपभोक्ता वस्तु की अधिक कीमत देने के इच्छुक होंगे, अतः कीमत में वृद्धि की प्रवृत्ति होगी। इससे अधिसामान्य लाभ अर्जित करने की संभावना होगी, जिससे नई फर्में बाजार में आकर्षित होंगी। इन नई फर्मों का प्रवेश अधिसामान्य लाभ समाप्त कर देगा तथा कीमत पुनः पी पर पहुंच जाएगी। अब उच्च मात्रा की पूर्ति उसी कीमत पर होगी। पैनल ए से हमें यह विदित होता है कि नया मांग वक्र न्यूनतम औसत लागत रेखा को बिंदु ए पर प्रतिच्छेदित करती है। इस प्रकार नया संतुलन पी और P1 होगा, जहां P1 और P0 की तुलना में अधिक है। नई फर्मों के प्रवेश के कारण फर्मों की नई संतुलन संख्या N1 और N से अधिक है। यहाँ पर रेखाचित्र देख लीजिए किस प्रकार से बनाया गया है। तो अब आता है दूसरा पॉइंट, अनुप्रयोग। इस खंड में हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार पूर्ति मांग विश्लेषण का अनुप्रयोग किया जा सकता है। विशिष्ट रूप से कीमत नियंत्रण के रूप में सरकारी हस्तक्षेप में
छेप के हम दो उदाहरण लेते हैं। जब कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें वांछित स्तर से या तो अत्यधिक ऊंची अथवा अत्यधिक कम हो जाए तो प्रायः सरकार द्वारा उनका नियमन करना आवश्यक हो जाता है। पहला पॉइंट है, दूसरा का पहला पॉइंट है उच्चतम निर्धारित कीमत। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां सरकार कुछ वस्तुओं की कीमत अधिकतम स्वीकार्य कीमत निर्धारित करती है। किसी वस्तु अथवा सेवा की किस सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। साधारणतः आवश्यक वस्तुओं जैसे गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल, चीनी के लिए ऐसी कीमत तय की जाती है तथा यह बाजार निर्धारित कीमत से कम होती है, क्योंकि बाजार निर्धारित कीमत पर इन सभी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जनसंख्या का कुछ भाग भी समर्थ नहीं होगा। आइए गेहूं के बाजार में उदाहरण द्वारा संतुलन बाजार पर उच्चतम निर्धारित कीमत और प्रभाव को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर रेखा चित्र दिखाया गया है 5.7 का। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से है। तो गेहूं बाजार में उच्चतम निर्धारित कीमत पर प्रभाव कैसे है। तो संतुलन कीमत तथा मात्रा क्रमशः पी और क्यू है, और पी सी पर उच्चतम निर्धारित कीमत होने पर गेहूं से अधिमांग की स्थिति उत्पन्न होती है। देखिए यहाँ पर जैसे। दूसरा पॉइंट है निम्नतम निर्धारित कीमत। कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में एक स्तर विशेष से नीचे गिरावट वांछनीय नहीं होती, अतः सरकार इन वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए निम्नतम कीमत निर्धारित करती है। सरकार द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवा के लिए निर्धारित न्यूनतम सीमा को निम्नतम निर्धारित कीमत कहते हैं। निम्नतम निर्धारित कीमत के सुपरिचित उदाहरण कृषि समर्थन कीमत कार्यक्रम तथा न्यूनतम मजदूरी विधान है। कृषि समर्थन कीमत कार्यक्रम द्वारा सरकार कुछ कृषि पदार्थों के लिए क्रय की कीमत न्यूनतम सीमा तय कर देती है, और यह साधारणतः इन वस्तुओं की बाजार निर्धारित कीमत से ऊंचे स्तर पर तय की जाती है। इसी प्रकार न्यूनतम मजदूरी विधान द्वारा सरकार यह सुनिश्चित करती है कि श्रमिकों की मजदूरी दर के एक विशेष स्तर से नीचे न गिरे। यहाँ भी न्यूनतम मजदूरी दर को संतुलन मजदूरी दर से अधिक रखा जाता है। तो अब इस चैप्टर का सारांश देखते हैं। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में संतुलन वहाँ होता है जहाँ बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति बराबर होती है। दूसरा है फर्मों की संख्या स्थिर होने पर संतुलन कीमत तथा मात्रा बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति वक्रों के परस्पर प्रतिच्छेदन बिंदु पर निर्धारित होती है। तीसरा है प्रत्येक फर्म श्रम का उपयोग उस बिंदु तक करती है जहाँ श्रम का सीमांत श्रम प्राप्ति उत्पाद मजदूरी दर के बराबर होता है। पूर्ति वक्र के अपरिवर्तित रहने पर जब मांग वक्र दाईं यानी बाईं ओर शिफ्ट होती है तो फर्मों का स्थिर संख्या होने पर संतुलन मात्रा में वृद्धि यानी गिरावट होती है तथा संतुलन कीमत में वृद्धि गिरावट होती है। अब इसमें और भी होगा। हाँ देखिए यहाँ पर है मांग वक्र के अपरिवर्तित रहने पर जब पूर्ति वक्र दाईं कोष्ठक में बाईं ओर शिफ्ट होता है तो फर्मों की स्थिर संख्या होने पर संतुलन मात्रा में वृद्धि होती है तथा संतुलन कीमत में गिरावट होती है। जब मांग तथा पूर्ति दोनों वक्र समान दिशा में शिफ्ट होते हैं तो संतुलन मात्रा पर इसका प्रभाव सुस्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकता है, जबकि संतुलन कीमत पर इसका प्रभाव शिफ्ट के परिणाम पर निर्भर करता है। फिर अगला आता है जब मांग तथा पूर्ति वक्र विपरीत दिशा में शिफ्ट होते हैं तो संतुलन कीमत पर इसका प्रभाव सुस्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकता है, जबकि संतुलन मात्रा पर प्रभाव शिफ्ट के परिणाम पर निर्भर करता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप। जैसे कि बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए। हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिमांग है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ शब्दावली भी दिए गए हैं, शब्दावली को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। देखिए जैसे यहाँ पर है, इसके बस समझ लीजिए ऊपर से। जैसे कि औसत लागत क्या होता है, निर्गत की प्रति इकाई की कुल लागत। फिर है औसत स्थिर लागत, निर्गत की प्रति इकाई की कुल स्थिर लागत। फिर है औसत उत्पाद, तो परिवर्ती आगत का प्रति इकाई निर्गत। फिर है औसत संप्राप्ति, जो कि निर्गत प्रति इकाई पर कुल संप्राप्ति है। औसत परिवर्ती लागत, तो निर्गत की प्रति इकाई कुल परिवर्ती लागत है। फिर है लाभ अलाभ बिंदु, इसका मतलब है पूर्ति वक्र पर वह बिंदु जिस पर किसी फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है। फिर है बजट रेखा, इसके अंतर्गत वे सभी बंडल आते हैं जिनकी कीमत उपभोक्ता की आय के ठीक बराबर होती है। फिर है बजट सेट उन सभी बंडलों का समूह होता है जिन्हें वर्तमान बाजार कीमतों पर कोई उपभोक्ता खरीद सकता है। अगला आता है स्थिर अनुमापी प्रतिफल, तो उत्पादन फलन का एक गुण जो उस स्थिति में होता है जब सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि करने पर निर्गत में वृद्धि उसी अनुपात में होती है। अगला आता है लागत फलन, निर्गत के प्रत्येक स्तर पर यह फर्म
के लिए न्यूनतम लागत को दर्शाता है। फिर आता है ह्रासमान अनुमापी प्रतिफल। उत्पादन फलन का एक गुण जो उस स्थिति में होता है जब सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि होने पर अनुपात से कम मात्रा में निर्गत वृद्धि होती है। फिर आता है मांग वक्र। मांग वक्र मांग फलन का ग्राफी चित्रण होता है। मांग वक्र प्रत्येक कीमत पर उपभोक्ता द्वारा मांग की मात्रा को दर्शाता है। मांग फलन क्या होता है? किसी वस्तु के लिए किसी उपभोक्ता का मांग फलन उस मात्रा को दर्शाता है जब अन्य वस्तुओं के अपरिवर्तित रहने पर वह उपभोक्ता उस वस्तु की विभिन्न कीमत स्तरों पर चयन करता है। संतुलन। तो संतुलन वह स्थिति है जब बाजार के सभी उपभोक्ताओं और फर्मों की योजनाएं एक समान होती है। फिर है अधिमांग। तो यदि किसी कीमत पर बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है तब उस कीमत पर बाजार में अधिमांग की स्थिति मानी जाती है। अधिपूर्ति। यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक होती है तब उस कीमत पर बाजार में अधिपूर्ति की स्थिति मानी जाती है। फिर है फर्म का पूर्ति वक्र। यह निर्गत के उन स्तरों को दर्शाता है जिनके उत्पादन के लिए चयन लाभ अधिकतम करने वाली कोई फर्म बाजार कीमत के विभिन्न मूल्यों पर करेगी। स्थिर आगत वह आगत जिसमें अल्पकाल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता स्थिर आगत कहलाती है। आगे आता है यहाँ पर लास्ट है, यह है तो आय प्रभाव। वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप क्रय शक्ति में परिवर्तन होने पर वस्तु की इष्टतम लाभ मात्रा में परिवर्तन को आय प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट आता है वर्धमान अनुमापी प्रतिफल। उत्पादन फलन का एक गुण जो उस स्थिति में होता है जब सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि करने पर निर्गत में वृद्धि अनुपात से अधिक होती है। फिर है अनधिमान वक्र। अनधिमान वक्र उन सभी बिंदुओं का पथ होता है जिन पर उपभोक्ता उदासीन रहता है। फिर है निम्न स्तरीय वस्तुएं। उपभोक्ता की आय के बढ़ जाने पर जिस वस्तु के लिए मांग घट जाती है उसे निम्न स्तरीय वस्तु कहा जाता है। समान मात्रा दो आगतों के सभी संभावित संयोजनों का सेट जिनसे एक समान संभावित अधिकतम स्तरों का निर्गत होता है। फिर है मांग का नियम। यदि किसी वस्तु के लिए किसी उपभोक्ता की मांग उसी दिशा में जाती है जिस दिशा में उसकी आय जाती है तब उस वस्तु की कीमत के साथ उपभोक्ता की मांग का विपरीत संबंध होता है। फिर है ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम। यदि अन्य आगतों के साथ किसी आगत के उपयोग में वृद्धि करना जारी रखा जाए तो अंततः हम उस बिंदु पर पहुंचेंगे जिसके बाद उस आगत के सीमांत उत्पाद में गिरावट आना शुरू हो जाएगा। फिर है परिवर्ती अनुपात नियम। तो किसी कारक आगत को जब उत्पादन की प्रक्रिया में कम मात्रा में लगाया जाता है तब प्रारंभ में उसकी सीमांत उपयोगिता में अधिक वृद्धि होती है, परंतु एक बिंदु पर पहुंचने के बाद उसका सीमांत उत्पाद कम होने लगता है। फिर है दीर्घकाल। तो इसका आशय उस अवधि से है जिसमें उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन किया जा सकता है। फिर है सीमांत लागत। उत्पादन में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप कुल लागत में परिवर्तन। फिर है सीमांत उत्पाद। जब सभी अन्य आगतों को स्थिर रखा जाए तब आगत में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप निर्गत परिवर्तन। फिर है सीमांत संप्राप्ति। तो निर्गत के विक्रय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप कुल संप्राप्ति में परिवर्तन। फिर है किसी कारक का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद। किसी कारक के सीमांत उत्पाद का सीमांत आय से गुणा। फिर है बाजार पूर्ति वक्र। यह उन निर्गत स्तरों को दर्शाता है जिसका कुल उत्पादन कोई फर्म बाजार में बाजार कीमत के विभिन्न मूल्यों पर करती है। फिर है एकाधिकारी प्रतियोगिता। तो यह वह बाजार संरचना है जिसमें विक्रेताओं की संख्या तो बहुत होती है लेकिन उनके द्वारा बेचे जाने वाला मद सजातीय नहीं होता। फिर है एकाधिकार। यह वह बाजार संरचना है जिसमें केवल एक ही विक्रेता होता है तथा बाजार में किसी अन्य विक्रेता के प्रवेश को रोकने के लिए पर्याप्त नियंत्रण होते हैं। फिर है एकदिष्ट अधिमान। किसी उपभोक्ता का अधिमान केवल उसी स्थिति में एकदिष्ट होता है जब किन्हीं दो बंडलों के बीच वह उस बंडल को पसंद करता है जिसमें दूसरे बंडल की तुलना में कम से कम किसी एक वस्तु की संख्या अधिक होती है तथा दूसरी वस्तु की संख्या कम नहीं होती। फिर है समान वस्तु। उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ साथ जिस वस्तु के लिए मांग भी बढ़ती जाए उसे समान वस्तु कहा जाता है। फिर है समान लाभ। लाभ का वह स्तर जिस पर किसी फर्म को केवल उसकी सुनिश्चित लागतें और अवसर लागतें ही प्राप्त हो पाती हैं उसे समान लाभ कहा जाता है। फिर है अवसर लागत। किसी कार्य की अवसर लागत से अभिप्राय होता है किसी दूसरे सर्वोत्तम कार्य से मिलने वाले लाभ को छोड़ना।
यहाँ पर फिर अगला है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की वह स्थिति जिसमें पहला है सभी फर्में एक ही वस्तु का उत्पादन करती है तथा दूसरा क्रेता और विक्रेता कीमत स्वीकारक होते हैं। फिर कीमत की उच्चतम सीमा, किसी वस्तु या सेवा की कीमत पर सरकार द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा को कीमत का उच्चतम सीमा कहा जाता है। फिर है मांग की कीमत लोच, किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच की परिभाषा है वस्तु के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त भागफल। फिर है पूर्ति की कीमत लोच, किसी वस्तु की बाजार कीमत में 1% परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की पूर्ति की मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। फिर है कीमत की न्यूनतम सीमा, किसी विशेष वस्तु या सेवा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की न्यूनतम सीमा। फिर है कीमत रेखा, यह समस्तरीय सरल रेखा होती है जो बाजार कीमत और किसी फर्म के उत्पादन स्तर के बीच के संबंध को दर्शाती है। फिर है उत्पादन फलन, यह उत्पादन की उस अधिकतम मात्रा को दर्शाता है जिसका उत्पादन आगतों के विभिन्न संयोजनों का प्रयोग करके किया जा सकता है। फिर है लाभ, यह किसी फर्म की कुल संप्राप्ति और उसके कुल उत्पादन लागत के बीच का अंतर है। फिर है अल्पकाल, इससे आशय उस समय अवधि में से होता है जिसमें उत्पादन के कुछ कारकों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। फिर है उत्पादन बंदी बिंदु, अल्पकाल में यह औसत परिवर्ती लागत वक्र का न्यूनतम बिंदु होता है तथा दीर्घकाल में दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का न्यूनतम बिंदु होता है। फिर अगला आता है प्रतिस्थापन प्रभाव, तो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर और उपभोक्ता की आय को समायोजित करने पर उस वस्तु की इष्टतम मात्रा में परिवर्तन, जिससे वह उपभोक्ता उसी बंडल को खरीद सके जिसे वह कीमत में परिवर्तन होने के पहले खरीदता था, प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। फिर है अधिसामान्य लाभ, किसी फर्म के सामान्य लाभ से अधिक जो लाभ प्राप्त होता है उसे अधिसामान्य लाभ कहा जाता है। कुल लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्ती लागत का योग। फिर है कुल स्थिर लागत, कोई फर्म स्थिर लागतों को काम में लाने के लिए जिस लागत को लगाती है उसे कुल स्थिर लागत कहा जाता है। फिर है कुल भौतिक उत्पाद, कुल उत्पाद के समान। अगला है कुल उत्पाद, यानी अन्य सभी आगतों को स्थिर रखकर यदि किसी एक आगत में परिवर्तन किया जाता है तब उस आगत के विभिन्न स्तरों पर प्रयोग के लिए उत्पादन फलन से विभिन्न स्तरों के उत्पादन प्राप्त होते हैं। परिवर्ती आगत और निर्गत के बीच इस संबंध को कुल उत्पाद कहा जाता है। कुल प्रतिफल, कुल उत्पाद के समान कुल संप्राप्ति, तो किसी फर्म द्वारा बेची गई वस्तु की मात्रा को वस्तु की बाजार कीमत से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को कुल संप्राप्ति कहा जाता है। कुल संप्राप्ति वक्र, यह फर्म की कुल संप्राप्ति और फर्म के निर्गत स्तर के बीच के संबंध को दर्शाता है। कुल परिवर्ती लागत, परिवर्ती आगतों को काम में लाने के लिए किसी फर्म को जिस लागत का वहन करना होता है उसे कुल परिवर्ती लागत कहा जाता है। फिर है किसी कारक के सीमांत उत्पाद का मूल्य, किसी कारक के सीमांत उत्पाद को कीमत से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल। फिर है परिवर्ती आगत, वह आगत जिसकी मात्रा में परिवर्तन किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है और ये शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण है, इसको 2-3 बार पढ़िएगा, इतने शब्दावली के साथ नहीं मिलेंगे कहीं पर भी। और इस प्रकार देखिए ये चैप्टर भी समाप्त होता है और ये किताब भाग 1 का है। अभी भाग 2 जो कि इसमें हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, वो चैप्टर 1 से शुरू होगा, उसमें भी लगभग 7-8 चैप्टर है, तो उसको भी ध्यान से पढ़िएगा। ये हम लोग पढ़ रहे थे व्यष्टि समाजशास्त्र, उसमें हम लोग पढ़ेंगे समष्टि, ठीक है। तो बाजार संतुलन के बारे में आप लोग आज जाने होंगे, तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे समष्टि समाजशास्त्र के साथ में। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए नया चैनल है तो चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए। एनसीईआरटी हम लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ाने में, देखिएगा क्लास 9 से लेकर 12 तक पढ़ाना और इतने सारे वीडियो बनाना बहुत मेहनत का काम होता है, तो सपोर्ट करिए। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।